भारतीय संविधान जो है वो सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, ये एक सपना है, एक कल्याणकारी राज्य बनाने का वादा। बिल्कुल। और इस वादे को पूरा करने के लिए संविधान में दो बड़े ताकतें हैं और ये कभी-कभी एक दूसरे से टकराती भी हैं। हाँ। एक तरफ है हमारे मौलिक अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स। ये हर नागरिक का एक सुरक्षा कवच है जिसे कोई सरकार छीन नहीं सकती। और दूसरी तरफ है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या डीपीएसपीज भी कहते हैं। डीपीएसपीज, हाँ। ये सरकार के लिए आप कह सकते हैं एक तरह का नैतिक जीपीएस है। ये बताते हैं कि देश को किस दिशा में ले जाना है, नीतियां कैसी बनानी है, ताकि समाज में आर्थिक और सामाजिक न्याय आ सके। बिल्कुल। और देखिए, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्या होता है जब एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार, जिसे अदालत भी लागू करवा सकती है, पूरे समाज के भले के लिए बनाए गए एक निर्देशक सिद्धांत के रास्ते में आ जाए। हाँ, ये क्लासिक टकराव है। आज हम इसी जटिल और दिलचस्प रिश्ते की गहराई में उतरने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे अदालत ने इस टकराव को एक संतुलन में बदला और कैसे ये सिद्धांत सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में भी बदलाव लाए हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 37 ये साफ साफ कहता है कि निर्देशक सिद्धांतों को लागू करवाने के लिए कोई अदालत नहीं जा सकता। जी। तो फिर ये है क्या? मतलब क्या ये सिर्फ नए साल के संकल्पों की तरह है जिन्हें सरकार अपनी मर्जी से पूरा करे या ना करे? देखिए, ये सवाल संविधान सभा में भी उठा था और इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। अच्छा। अनुच्छेद 37 में एक और बात कही गई है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। वो ये कि ये सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत हैं। मूलभूत? हाँ, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मतलब ये सिर्फ नैतिक सुझाव नहीं है बल्कि ये राज्य पर एक संवैधानिक दायित्व है। मूलभूत, लेकिन अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। ये तो एक पहेली जैसी बात हो गई। हाँ, और इस पहेली को डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हो सकता है कोई सरकार इन सिद्धांतों को नजरअंदाज कर दे, लेकिन इसे उसका जवाब अदालत में नहीं बल्कि जनता की अदालत में देना होगा। बिल्कुल। हर 5 साल बाद जब वो वोट मांगने जाएंगे तो जनता पूछेगी कि आपने इन वादों का क्या किया। इसीलिए ये सरकार के लिए इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों के साधन है। एक तरह की चेकलिस्ट कि उन्हें क्या क्या हासिल करना है। वाह, ये एक बेहतरीन तरीका है इसे देखने का। जी। तो अगर मौलिक अधिकार सरकार पर एक तरह की नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, मतलब वो बताते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकते, जैसे किसी की आजादी नहीं छीन सकती, भेदभाव नहीं कर सकती। सही। तो निर्देशक सिद्धांत एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है जो बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही। और इन करने वाले कामों को मोटे तौर पर हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा। पहले हैं समाजवादी सिद्धांत, जैसे अनुच्छेद 39 जो कहता है कि देश के संसाधनों का बंटवारा इस तरह हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो और पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले। और मैं मानती हूँ कि इसमें गांधी जी के विचार भी शामिल होंगे। उनका जोर हमेशा गांवों पर रहा। निश्चित रूप से। दूसरे हैं गांधीवादी सिद्धांत, अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी का मानना था कि असली भारत गांवों में बसता है और जब तक सत्ता गांवों तक नहीं पहुंचेगी, लोकतंत्र अधूरा है। इसके अलावा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना या नशीले पदार्थों पर रोक लगाना, ये सब भी उसी सोच का हिस्सा है। और तीसरी श्रेणी कौन सी है? तीसरी है उदार बौद्धिक सिद्धांत। इसमें आधुनिक सोच वाले विचार हैं, जैसे अनुच्छेद 44 जो सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जिस पर आज भी इतनी बहस होती है। हाँ, या फिर अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। ये सब मिलकर एक सामाजिक आर्थिक क्रांति का पूरा खाका तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक तरफ है व्यक्ति के अधिकार और दूसरी तरफ है समाज के लिए तय किए गए लक्ष्य। जी। यहीं पर टकराव की स्थिति बनती है। आजादी के तुरंत बाद जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन जैसे भूमि सुधार कानून लाने शुरू किए तो जमींदारों ने अनुच्छेद 31 यानी संपत्ति के अधिकार का हवाला देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। तो उस शुरुआती दौर में अदालत ने क्या रुख अपनाया? शुरुआती दौर में अदालत का नजरिया बिल्कुल साफ और कह सकते हैं सख्त था। सख्त? हाँ। 1951 का एक बहुत मशहूर मामला है स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकम दोराई राजन। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कह दिया कि मौलिक अधिकार पवित्र हैं, सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर। हाँ, और निर्देशक सिद्धांत हमेशा मौलिक अधिकारों के अधीन यानी उनके मातहत काम करेंगे। अगर दोनों में कोई टकराव होता है तो मौलिक अधिकार हमेशा जीतेगा।
यानी उस समय अदालत ने एक तरह से इन दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। एक को राजा बना दिया और दूसरे को उसका सेवक। कह सकते हैं। लेकिन ये तो संविधान की जो भावना है उसके खिलाफ लगता है। बिल्कुल। और न्यायपालिका को भी धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि ये नजरिया बहुत ज्यादा कठोर है। कैसे? अगर हर कल्याणकारी कानून को किसी न किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर रद्द कर दिया जाएगा तो निर्देशक सिद्धांतों में लिखे सामाजिक न्याय के लक्ष्य तो कभी हासिल ही नहीं हो पाएंगे। सही बात है। इसके बाद सामंजस्यपूर्ण निर्माण यानी हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत सामने आया। सामंजस्यपूर्ण निर्माण, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान शब्दों में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दोनों को दुश्मन की तरह देखने के बजाय एक टीम की तरह देखें। अच्छा। सोचिए कि ये एक म्यूजिकल डुएट की तरह है। शुरुआत में कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार लीड सिंगर हैं और निर्देशक सिद्धांत सिर्फ बैकअप वोकल्स। लेकिन हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के साथ कोर्ट ने कहा नहीं, ये दोनों लीड सिंगर हैं जिन्हें एक साथ एक सुर में गाना है। वाह। एक की आवाज दूसरे को दबा नहीं सकती। गाना तभी अच्छा बनेगा जब दोनों में तालमेल हो। ये तो बहुत बढ़िया एनालॉजी है। तो इस तालमेल को बनाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन वो निर्णायक मोड़ कब आया जब अदालत ने इन दोनों के रिश्ते को पूरी तरह से, मतलब हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया? वो ऐतिहासिक मोड़ आया 1973 के केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती। हाँ, और इस सोच को और मजबूती मिली 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का क्रांतिकारी सिद्धांत दिया। हाँ, ये तो हम सबने सुना है। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी मूल आत्मा या मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। और इसी मूल ढांचे में मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के रिश्ते को भी शामिल किया गया। हाँ, यही सबसे बड़ी बात थी। मिनर्वा मिल्स मामले में कोर्ट ने साफ कर दिया कि भाग 3 यानी मौलिक अधिकार और भाग 4 मतलब निर्देशक सिद्धांत के बीच का जो संतुलन और सामंजस्य है वो संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा है। बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज है जिसे कोई संशोधन, कोई सरकार बदल नहीं सकती। और इसी मिनर्वा मिल्स केस में रथ के 2 पहियों वाली वो मशहूर उपमा दी गई थी, है ना? बिल्कुल। अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत एक रथ के 2 पहियों की तरह हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा और बेकार है। जी, अगर आप एक पहिया निकाल देंगे तो दूसरा पहिया भी किसी काम का नहीं रहेगा। रथ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसे थोड़ा और समझाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि एक के बिना दूसरा बेकार है? इसका मतलब ये है कि निर्देशक सिद्धांतों में जो लक्ष्य तय किए गए हैं, जैसे सामाजिक और आर्थिक न्याय, वो हमारी मंजिल हैं। मंजिल। जी। और मौलिक अधिकार वो साधन है, वो रास्ता है जिनसे होकर हमें उस मंजिल तक पहुंचना है। अच्छा। आप मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते को ही तबाह नहीं कर सकते। और अगर आपके पास रास्ता तो है लेकिन कोई मंजिल ही नहीं तो उस रास्ते का भी क्या फायदा? सही बात है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल। तो इसी तर्क के आधार पर 42वें संशोधन के एक हिस्से को रद्द किया गया था। उस संशोधन ने तो, जहां तक मुझे याद है, निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर एक तरह की स्थायी बढ़त देने की कोशिश की थी। हाँ, 42वें संशोधन ने ये प्रावधान किया था कि सभी निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनता है तो उसे अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार। जी। मिनर्वा मिल्स में कोर्ट ने कहा कि ये तो रथ का एक पहिया पूरी तरह से निकालने जैसा है। ये संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करता है, क्योंकि ये उस संतुलन को बिगाड़ रहा था। हाँ, आप समाज के भले के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। संतुलन ही संविधान की आत्मा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सरकार ये तर्क नहीं दे सकती कि समाज के बड़े भले के लिए, हजारों लोगों को फायदा पहुंचाने वाले प्रोजेक्ट के लिए कुछ लोगों के अधिकार सीमित करना जरूरी है? 42वां संशोधन शायद इसी सोच से तो आया होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और लोकतंत्र में ये बहस हमेशा चलती रहती है। अदालत का जवाब ये है कि आप अधिकार सीमित कर सकते हैं लेकिन उन्हें खत्म नहीं कर सकते। अच्छा। अधिकारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी वाजिब पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, लेकिन ये पाबंदियां मनमानी नहीं हो सकती। हर कानून को तर्क और न्याय की कसौटी पर खरा उतरना होगा। संतुलन का मतलब यही है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इन सिद्धांतों का जमीन पर भी कोई असर हुआ है या ये सिर्फ वकीलों और जजों के बीच की बहस बनकर रह गए हैं? नहीं, इनका असर बहुत गहरा और व्यापक है।
कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने वाले कानून की जड़ें इन्हीं निर्देशक सिद्धांतों में हैं। कोई उदाहरण दीजिए। सबसे बड़ा उदाहरण है पंचायती राज। अनुच्छेद 40 में गांधी जी का सपना था कि ग्राम पंचायतें बने। सालों तक ये सिर्फ एक सपना रहा, लेकिन फिर 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के जरिए इसे हकीकत में बदला गया। और सत्ता जमीनी स्तर तक पहुंची। बिल्कुल। और शिक्षा का अधिकार भी तो यहीं से आया। बिल्कुल। सोचिए, 1950 में संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया कि राज्य 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की कोशिश करेगा। एक कोशिश। जी, ये एक निर्देशक सिद्धांत था, लेकिन दशकों तक ये कोशिश पूरी नहीं हुई। फिर सामाजिक आंदोलनों और अदालती फैसलों के दबाव में सरकार को समझ आया कि शिक्षा के बिना बाकी अधिकार अधूरे हैं। और 2002 में 86वें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसने शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। वाह, मतलब एक सुझाव को हक बनने में 52 साल लग गए। हाँ, सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन एक्ट इसी सफर का नतीजा है। ये तो वाकई एक जबरदस्त कहानी है। और कोई उदाहरण, जैसे समान काम के लिए समान वेतन? हाँ, अनुच्छेद 39D में इसका जिक्र है। इसी के आधार पर 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बना। अच्छा। इसी तरह पर्यावरण की सुरक्षा, जो अनुच्छेद 48A में है, उसके आधार पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसे संस्थान बने। मनरेगा? हाँ, मनरेगा, जो करोड़ों लोगों को काम की गारंटी देता है, वो भी काम पाने के अधिकार वाले निर्देशक सिद्धांत से ही प्रेरित हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, ये लिस्ट बहुत लंबी है। लेकिन ये तो वो उदाहरण हुए जो लागू हो गए। कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जो आज भी बहुत विवादास्पद हैं और पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं। जैसे समान नागरिक संहिता। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 गो हत्या पर प्रतिबंध। हाँ, ये दिखाते हैं कि संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में कुछ मुद्दे इतने संवेदनशील हैं कि उन पर तुरंत कानून बनाना समाज में टकराव पैदा कर सकता है। इसीलिए उन्हें निर्देशक सिद्धांतों में रखा, यानी उन्हें गैर न्याय संगत बनाया। एकदम सही, ताकि भविष्य की सरकारें सही समय आने पर समाज में आम सहमति बनाकर इन्हें लागू करें। उनको एक तरह की आजादी दी गई। जी, इसका मकसद यही था कि सरकार को अपने संसाधनों, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों और जनता की राय के अनुसार इन्हें लागू करने की आजादी मिले। इसीलिए हम देखते हैं कि गो हत्या पर प्रतिबंध को लेकर अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून हैं। और समान नागरिक संहिता पर भी बहस आज तक जारी है। हाँ, ये दिखाता है कि ये सिद्धांत एक डेड लेटर नहीं है, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट का हिस्सा है, जिस पर लगातार बहस और विकास होता रहता है। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों का रिश्ता एक सीधे टकराव से शुरू हुआ, फिर एक दूसरे से तालमेल बिठाने की कोशिश हुई जी। और आखिरकार रथ के दो पहियों के रूप में एक गहरे संतुलन की समझ तक पहुंचा। हाँ, और ये संतुलन स्थिर नहीं है, ये एक गतिशील है। संविधान निर्माताओं ने हमें कोई बना बनाया समाधान नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया है जिसके अंदर हम लगातार बेहतर समाधान खोजते रहें। और लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, लेकिन ऐसा राज्य जो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता का भी उतना ही सम्मान करे। निर्देशक सिद्धांतों के आदर्शों को पाने की ये यात्रा आज भी जारी है और इसका रास्ता हमेशा मौलिक अधिकारों के ढांचे से होकर ही गुजरेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र न हो। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। बिल्कुल। तो आज जब हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने की बहसों को देखते हैं, तो ये सोचना जरूरी हो जाता है कि एक समाज ये कैसे तय करता है कि कब साधनों की पवित्रता यानी मौलिक अधिकारों का सम्मान और कब लक्ष्यों की प्राप्ति यानी राज्य के कल्याणकारी उद्देश्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें हर पीढ़ी को अपने समय के संदर्भ में खोजना होगा।